Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Civil Procedure Code 908. CPC में आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो डील करता है डिक्री को लेकर। डिक्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CPC का। अगर हम डिक्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो गाइज हम आगे की CPC को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं डिक्री की, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। गाइज अगर हम डिक्री की बात करें, हम आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज के साथ अंडरस्टैंड करवाते हैं। डिक्री एक रिटन फॉर्मेट होता है, एक रिटन वे में आती है। एक नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक रिटन फॉर्म में डिक्री आती है। मीन्स जो भी पार्टी में डिस्प्यूट होता है उसे सॉर्ट कर कर एक वे में एक रिटन फॉर्म में उसे मेंशन किया जाता है, उसे हम डिक्री बोलते हैं। जो डिक्री होती है ये नॉर्मल सिविल सूट में ही अलाउ की जाती है, पास की जाती है। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में हमारी डिक्री पास नहीं होती, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में डिक्री की बात नहीं होती। जब भी डिक्री पास होगी तो उसके लिए सूट होना, सिविल सूट होना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम आपको डिक्री की एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, उसके बाद ही हम वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ये दोनों में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट इनका जो भी मैटर है उसे सुनती है और ऑल ट्रायल को देखती है। इनमें जो भी ये प्लेंट लेके जाता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट लेके जाता है, इसके बाद में जो भी प्रोसीडिंग होती है उसे देखते हैं। पिटिशनर एविडेंस होती है, डिफेंडेंट एविडेंस होती है, कंसिडरेशन होती है एप्लीकेशनों के ऊपर, एंड देन रिबटल एविडेंस होती है, आर्गूमेंट होती है, उसके बाद ऑर्डर होते हैं। फिर उसके बाद में भी उसके बाद जब भी ऑर्डर होते हैं फिर जजमेंट पास होती है, फिर उसके बाद आफ्टर दैट डिक्री आती है, डिक्री पास होती है। तो जो भी इसका जो डिस्प्यूट होगा वो सॉर्ट आउट होने के बाद ही डिक्री आएगी, तो उसे बोलते हैं एज ए डिक्री, जो कोर्ट के द्वारा लॉ को देखकर, अकॉर्डिंग टू लॉ, जजमेंट को देखकर, लॉ को देखकर, फिर पार्टी के जो भी राइट्स होते हैं उन्हें देखकर जो भी कोर्ट ऑब्जर्व करती है, अपने हिसाब से जो फैसला देती है, जो डिसीजन देती है, जो भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करती है अपने हिसाब से, मीन्स लॉ को देखकर जो भी कोर्ट फैसला देती है, डिसीजन देती है, उसे हम बोलते हैं एक एज ए डिक्री, जो एक रिटन फॉर्म में आती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट के वे में होती है, उसे बोलते हैं डिक्री। अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट की। डिक्री का मीन्स अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ देखें, डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मीन्स होता है एक एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो उसके बिहाफ के ऊपर ही कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते हैं। एडजुडिकेशन मीन्स होता है कि जो कोर्ट होती है उसके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास जो भी नॉलेज होती है, कानूनी नॉलेज होती है, जो वो लॉ के रिगार्डिंग ही ऑल डिस्प्यूट को ऑब्जर्व करते हैं, देन वो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते हैं, उसे बोलते हैं एडजुडिकेशन। उसके बाद ये एक फॉर्मल एडजुडिकेशन एक्सप्रेस करते हैं अपने वे को, एक फॉर्मेट के वे में, डिक्री के वे में। उसके बाद बात करते हैं विच सो फॉर एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेस इट, मीन्स कोर्ट को जो भी लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ वो डिक्री में इस चीज को एक्सप्रेस करती है। कंक्लूसिव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल, मीन्स जो भी पार्टी में डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग जो भी पार्टी के ऑल राइट्स बनते हैं उनको देखकर जो भी निर्णय लेती है, उसके बाद कोर्ट उस चीज़ों को निर्धारित करती है। कोर्ट पूरे के पूरे फैसले को देखती है, पूरे डिस्प्यूट को देखती है, ऑल मैटर को देखने के बाद कंक्लूसिवली निर्णय निकालते हैं, डिसीजन निकालते हैं, उसके बाद वो पार्टी के ऊपर निर्धारित करते हैं। और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, मीन्स किसी भी डिक्री के लिए मस्ट बी इम्पॉर्टेंट सूट, एक सूट होना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। अगर सिविल सूट है तभी डिक्री पास हो सकती है। इन एनी ऑफ द मैटर इन अ कंट्रोवर्सी, मीन्स जो भी आपका मुकदमा है उसमें जो भी विवाद है उसको लेकर ही डिक्री पास होगी। कोर्ट उसी मैटर को लेकर, उसी विवाद को लेकर
उस पर उसका जो भी डिसीजन आएगा, कोर्ट को जो लगता है उस विवाद का, पूरा मुकदमा सुनने के बाद ही कोर्ट किसी भी विवाद का डिसीजन देती है। एंड मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। जो डिक्री है ये प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है एंड ये फाइनल डिक्री भी हो सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मीन्स जो हमारी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है ये एक डीम्ड डिक्री में इंक्लूड की जाती है। इसके साथ ही एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद द सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड, इन्हें डिक्री नहीं माना जाता। जो सेक्शन 144 का जो पॉइंट है गाइज, अगर आपको ये डिक्री समझ आ जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, तो उसके बाद आपको 144 सेक्शन का जो पॉइंट है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसे हम एकदम ये पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसेंशियल्स एलिमेंट की, तो गाइस जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। इसे हम केस लॉ के साथ देते हैं, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी। इसमें अगर हम बात करें एडजुडिकेशन की, इफ़ द मैटर इज नॉट जुडिशियल डिटरमाइंड देन इट इज़ नॉट अ डिक्री। मीन्स अगर जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा जो मैटर को डिसीजन को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता तो उसे हम एज एक डिक्री कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट केस की बात करें केस लॉ की, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, द एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड इफ इट is not passed by an officer of the court then it is not a decree। मीन्स किसी भी कोर्ट के ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा अगर कोई भी डिसीजन सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसे हम डिक्री नहीं मानते। साफ लफ्ज़ों में अगर हम बोले तो किसी भी डिक्री का मीनिंग होता है कि जो मुकदमा है वो किसी सिविल कोर्ट में जाता है, जो भी सिविल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ही अगर वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ है तो उसे हम डिक्री मानेंगे। अगर वो ऐसे ही डिस्प्यूट किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू सॉर्ट आउट हुआ है तो उसे हम एज ए डिक्री कंसीडर नहीं करते। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द एडजुडिकेशन शुड बी डन इन अ सूट। जो भी आपका एडजुडिकेशन है, जो भी जज साहब ने निर्णय लिया है वो आपका एज ए को मुकदमे सिविल सूट में होना चाहिए। डिक्री के लिए सूट होना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्रिमिनल केस हम बोलते हैं, क्रिमिनल सूट हम नहीं बोलते। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो डिक्री होती है ये सिविल सूट में होती है, क्रिमिनल केस में डिक्री की बात नहीं होती। ये देखिए इसमें ये साफ साफ लिखा है, जो भी हमारा सिविल सूट होगा उसमें जो भी हमारा प्लेंट होगी, प्लेंटिफ होगा वो प्लेंट लगाएगा, उसमें जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो सिविल प्रोसीजर के थ्रू ही जो भी उसका जो भी स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वो सिविल सूट में जाता है, सिविल सूट में ही डिक्री पास होती है। इसके बाद हम बात करें पॉइंट 3 की, राइट इन कंट्रोवर्सी। मीन्स जो भी पार्टी के ऑल राइट्स होते हैं, उनका जो भी विवाद होता है, उस पर जो भी कंट्रोवर्सी होती है उसके बाद जो भी कोर्ट को लगता है उसके बाद ही कोर्ट उसका फॉर्मल एडजुडिकेशन करती है। मीन्स जो भी विवाद है पार्टियों के बीच जो भी विवाद है किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, उसके बाद कोर्ट को जो भी डिसीजन लगता है, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग दिस ट्रायल, तो उसके बिहाफ पर ही कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की, तो गाइस जो जैसे कि हम आपको एग्जांपल के साथ समझा देते हैं, ये केस लॉ में हम देख लीजिए गाइस, यहाँ पर बात हो रही है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। मीन्स जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है कोर्ट उसको देखती है, ईच एंड एवरी पॉइंट को कोर्ट देखती है। कोर्ट कभी भी एकदम से फैसला नहीं लेती, कोर्ट दोनों पार्टीज के राइट को देखती है, दोनों पार्टीज की कंट्रोवर्सी को सुनती है। उसके बाद जो भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, जुडिशियल ऑफिसर के जो भी उन्हें लगता है, उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो उसका एक कंक्लूसिवली
उसका एक जो निर्णय लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उस पॉइंट को लेकर जो उसका मीन्स बोल सकते हैं कि जो उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, उसे एक डिटरमिन करते हैं पार्टियों के ऊपर। तो इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ द डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्री, डिक्री कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डिक्री 3 टाइप्स की होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड पार्टली डिक्री। गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्रिलिमिनरी डिक्री की। तो गाइज ये देखिए, ये यहाँ पर 4 ब्रदर हैं, इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। आफ्टर इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये चारों में डिस्प्यूट होता है कि ये वाली जो लैंड है ये किसके हिस्से में और कितनी आएगी। कोई बोल रहा है कि ये सारी की सारी मेरे, फर्स्ट मुझे मिल जाए, आप पीछे वाले हिस्से ले लो। कोई बोल रहा है मुझे इतनी दे दो। इनमें ये वाला डिस्प्यूट है, इन्हें नहीं पता कि किसके किसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आनी है और कौन सा हिस्सा किसके फेवर में जाएगा। तो ये चारों के चारों जाते हैं कोर्ट में डिस्प्यूट को लेकर। यहाँ पर क्या होता है, जो कोर्ट होती है वो इनकी प्रॉपर्टी को, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको 1/4 के पार्टीशन में इनको डिवाइड कर देती है चारों ब्रदर के बीच में। ये होगी हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री। मीन्स यहाँ पर डिस्प्यूट तो सॉर्ट हुआ है, अभी ये किसके फेवर में कितना जा रहा है। मीन्स कोर्ट ने इसे क्या किया, इक्वल शेयर को डिवाइड कर दिया चारों के बीच में। बट अभी ये नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में जाएगा और कितनी कितनी प्रॉपर्टी चारों के 1/4 आ गई, बट कौन सा हिस्सा किसके किसके हिस्से में जाएगा। इसकी जब प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी उसके बाद इन्हें लगानी पड़ेगी एग्जीक्यूशन। उसके बाद मान लीजिए ये हिस्सा ए के आ गया, ये बी के और ये सी के और ये डी के, ये होगी हमारी फाइनल डिक्री। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। गाइज जब भी कोई भी हमारा सूट फॉर रिकवरी भी लगता है, तो जब भी वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाता है कि हाँ, जब मान लीजिए ए ने बी के पैसे देने थे, तो जो बी था तो उसने अपने पैसे, अपनी मनी रिकवरी करने के लिए ए के ऊपर केस लगा देता है सूट फॉर रिकवरी। तो मान लीजिए जो कोर्ट होती है वो इस चीज़ को समझ भी ऑब्जर्व कर लेती है कि हाँ, ए ने बी के पैसे देने हैं, बट वो कैसे देने हैं और कितने देने हैं, ये उसको जब डिक्री पास होगी प्रीलिमिनरी डिक्री, उसके बाद उसे एग्जीक्यूशन लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, आप ए जो है वो बी के पैसे देगा, तो डिक्री ए के बी के फेवर में चली जाती है कि हाँ, बी पैसे लेगा। बट इसकी एग्जीक्यूशन भी लगानी पड़ेगी कि जो बी है उसके पैसे ए कैसे रिटर्न करेगा। मीन्स एक इंस्टॉलमेंट में करेगा, जो उसे 2 इंस्टॉलमेंट में करेगा, जो उसके पैसे कैसे वो पे करेगा। ये होती है फाइनल, जब फाइनल डिस्प्यूट का निपटारा सॉर्ट आउट हो जाता है, ये होती है हमारा फाइनल डिस्प्यूट। जो हमारी प्रिलिमिनरी है डिक्री या फाइनल, ये पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं हमारी जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, तो इसके जो भी ये हमने पॉइंट लिखे हैं, इसमें जो ऑर्डर है गाइज, इसकी हम आपको आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। इसमें प्रिलिमिनरी डिक्री अलाउ होती है, ये आप एक बार देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम देखें कि वॉइड डिक्री कौन सी होती है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट मैटर को लेकर आप में कोई भी डाउट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर या यूरिसडिक्शन को लेकर, आपकी जो यूरिसडिक्शन है आपके उस कोर्ट की नहीं थी। मान लीजिए यहाँ पर जो ए है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये जलंधर में है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी जलंधर में है, और इसका जो बी है, बी की प्रॉपर्टी, और ए और बी ने दोनों ने प्रॉपर्टी जलंधर में ली है, और जो ए है जो जलंधर का है, बी है जो लुधियाने का है। तो जो इन दोनों की प्रॉपर्टी है ये जलंधर में ही है। तो यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है सिचुएटेड, इसकी यूरिसडिक्शन जहाँ पर बनती है, तो ये यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इनकी प्रॉपर्टी ये जलंधर का, ये लुधियाना का, ये यहाँ केस लगा देते हैं जाकर दिल्ली में, तो इनकी यहाँ पर कोई भी यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ये इनकी यूरिसडिक्शन नहीं बनती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक वॉइड डिक्री होगी। अगर रेस जुडिकाटा की अगर हम बात करें,
तो गाइस रेस्ट जुडिकाटा की अगर हम बात करें, कोई भी केस जो होता है मीन्स कोई भी सूट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जिसका डिसीजन आ चुका होता है, जिसकी जजमेंट आ चुकी होती है, उसके बाद भी सेम पार्टी सेम मैटर को लेकर, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर दोबारा से केस लगाते हैं कोर्ट में, जो हमारा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में मेंशन करता है, तो वो भी एक वॉइड डिक्री होगी, बिकॉज उस मैटर को लेकर ऑलरेडी जो निपटारा है कोर्ट ने कर दिया है। अगर हम बात करें ऑर्डर 2 रूल 2 की, तो इसमें भी अगर डिक्री पास होती है, वो भी हमारी एज ए उस डिक्री को भी हम एज ए वॉइड डिक्री ही मानेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 22 रूल 9 की, जिसमें मान लीजिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के में किसी भी की भी डेथ हो जाती है, जब प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की जो उसके एलआर्स होते हैं वो आगे सूट को परस्यूइंग नहीं करते, कंटिन्यू नहीं करते, तो उसे भी एज ए को वॉइड डिक्री मानेंगे। जो हमारा ऑर्डर 23 रूल 3A है, जो ऑर्डर 9 रूल 9 है, इससे में भी अगर डिक्री पास होती है तो उसे भी हम एज ए वॉइड डिक्री ही मानेंगे। इस पर हम आगे आपको इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे आगे की वीडियो में। यहाँ पर बात करते हैं इलीगल और इरेगुलर डिक्री। अगर आपका पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन मीन्स ईच एंड एवरी कोर्ट का अपना अपना पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन होती है, हर एक कोर्ट का अपना यूरिसडिक्शन होता है। मान लीजिए कोई भी कोर्ट है, वो मान लीजिए ये वाली कोर्ट है, तो इस कोर्ट के पास मान लीजिए 5 लाख तक का ये कोर्ट केस देख सकती है। इनके पास जो पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन है ये 5 लाख की है। ए के पास मान लो जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ए एंड बी के बीच, ये प्रॉपर्टी जो है ये 4,60,000 की है, तो जो इसका पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन है इस कोर्ट में जा सकता है। अगर यही प्रॉपर्टी 5,60,000 की होती तो इस कोर्ट में इसका यूरिसडिक्शन नहीं बनना था। तो अगर कोर्ट को नहीं पता चलता, बाय मिस्टेक कोर्ट यूरिसडिक्शन नहीं देखती, वो डिक्री पास हो जाती है, तो उसमें इस डिक्री को इज ए इलीगल या इरेगुलर डिक्री माना जाएगा, तो उस पर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं लग सकती, एग्जीक्यूशन फाइल नहीं होगी। अगर हम बात करें टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन की, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसमें भी आपका अगर आपका टेरिटोरियल नहीं है, आपका एरिया नहीं है, टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस पर भी जो आपकी डिक्री है वो इलीगल मानी जाएगी या इरेगुलर डिक्री मानी जाएगी। मोस्टली कई बार क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो देख लेते हैं कि अगर आपका यहाँ की यूरिसडिक्शन नहीं बनती, टेरिटोरियल आपकी यूरिसडिक्शन नहीं बनती, तो एक बार जजेस आपको बता देते हैं कि आपका टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन नहीं बनता। मोस्टली हमने देखा है कि जब भी कोई नए वकील होते हैं उन्हें नहीं पता चलता, कई बार वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि कोई वकील साहब थे, उन्होंने उनका जो यूरिसडिक्शन बन रही थी फगवाड़े की भी बन रही थी एंड उनको लगा कि उनका जलंधर में भी बन रही थी, बट उनकी मोस्टली जो यूरिसडिक्शन बन रही थी वो फगवाड़े की बन रही थी, तो उन्होंने बाय मिस्टेक जो केस था उन्होंने जलंधर में सूट फाइल कर दिया। तो बट जैसा उन्होंने बोला कि आपकी जो टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन है वो जलंधर की नहीं बन रही, आप इसे सूट को विड्रॉल कर आप इसे दोबारा से फगवाड़ा की कोर्ट में लगा सकते हैं। तो बिकॉज अगर यहाँ पर होता है कि इनकी बाय मिस्टेक इनकी इसी कोर्ट में जिसमें इनकी टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन नहीं बनती, कोर्ट से डिक्री पास हो जाती है, दैट इज अ वॉइड डिक्री। यहाँ पर अगर हम सेट असाइड की बात करें या इसके बाद अगर हम केस की अपील भी हो सकती है, रिव्यू भी हो सकता है, रिवीजन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डिसमिस ऑफ डिफॉल्ट की, तो गाइस अगर आप कोर्ट में जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इजीली ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। मोस्टली कोर्ट में क्या बोलते हैं जजेस भी, ये बोलते हैं आपका केस DID हो गया। DID का मीन्स होता है जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता। मान लीजिए ये ए है, ये प्लेंटिफ है, इसने कोर्ट में केस लगाया, सूट फाइल किया, तो इसने मान लीजिए 1 को मीन्स 1 मार्च को सूट फाइल किया। अब 15 दिन की डेट पड़ेगी, 15 दिन पड़ेगी, और जो प्लेंटिफ है हमारा ए है
जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, और जज साहब ने दोबारा से अभी 20 दिन की डेट दे दी। 20 दिन की डेट देने के बाद मान लीजिए यहाँ पर डेट पड़ती है हमारी 5 अप्रैल। तो उसके बाद ये जो पटिशनर है, प्लेंटिफ है सॉरी, ये कोर्ट में अपीयर नहीं होता। तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये राइट बनता है कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा तो कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है ये अपना सूट आगे कंटिन्यू प्रोसीडिंग ट्रायल को नहीं करना चाहता, तो कोर्ट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर देती है या डीआईडी कर देती है। मोस्टली कई बार ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में हो, कई बार बहुत केस आगे चला जाता है उसके बाद भी प्लेंटिफ हाजिर नहीं होता। मान लीजिए कोर्ट ने प्लेंटिफ को बुलाया है कि आप नेक्स्ट डेट पर आना, किसी भी मोटिव के लिए, किसी भी मैटर को लेकर या कोई भी सिचुएशन है, कोर्ट ने प्लेंटिफ को बोला कि आप कोर्ट में आना, तो वहां पर प्लेंटिफ क्या करता है, कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता, डिफेंडेंट जो है वो अपीयर हो जाता है। तो उस पे क्या होता है कि जो कोर्ट है वो एक चांस और देती है, जहाँ वहां पर जो कॉस्ट है वो लगा देती है प्लेंटिफ के ऊपर भी, हाँ नेक्स्ट डेट पर प्लेंटिफ आ जाए। तो प्लेंटिफ वहां पर क्या करता है, दोबारा से नहीं आता, नेक्स्ट डेट पर भी नहीं आता। तो जो थर्ड चांस होता है तो उस पर कोर्ट क्या करती है, वहां पर कोर्ट बोलती है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा तो हम केस को डीआईडी कर देते हैं, मींस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। इसे हम नॉर्मली कोर्ट में बोलते हैं डीआईडी। तो गाइज अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी यहाँ पर पॉइंट लिखें कि कौन सा पॉइंट जो है डिक्री में फॉल करता है, कौन सा पॉइंट है जो डिक्री नहीं माना जाता। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिसीजन विच आर डिक्री, किन किन चीज़ों को डिक्री माना जाता है। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, मीन्स जो सूट को कम करने का मीन्स ऑर्डर होता है उसे भी एज ए डिक्री माना जाएगा। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, जो आपने अपील फाइल करनी है उसका टाइम आउट हो गया, जब टाइम बार्ड है कि आपने इतने टाइम में ही अपील करनी है, वो आपका टाइम निकल गया, वो आपकी अपील जो डिसमिस होगी ये भी आपकी डिक्री ही मानी जाती है। थर्ड की बात करें, डिसमिसल ऑफ सूट फॉर अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ, इसे भी हम डिक्री ही मानते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, इसे भी हम डिक्री मानते हैं। मीन्स आपकी जो प्लेंट आपने लगाई वो आपकी रिजेक्ट होगी, मीन्स आपने जो कोर्ट फीस लगानी थी वो आपने कम लगा दी, प्रॉपर वे से आपने कोर्ट फीस नहीं लगाई। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे कि आपके कई बार क्या होता है कि पीछे से अभी क्या हुआ था, जो कोर्ट फीसें थी कई बार आपको अवेलेबल नहीं होती, पीछे से ही कोर्ट फीस नहीं आती, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसा प्लीज़ हमें आप इतना टाइम दे दीजिए, पीछे से ही जो कोर्ट फीस है वो प्रॉपर वे में नहीं आ रही, तो कोर्ट वहाँ पर क्या करती है कि आपको टाइम भी दे देती है। बट अगर आपने कोर्ट फीस प्रॉपर ही नहीं लगाई तो वहाँ पर आपका जो केस है, जो सूट है, वो आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है, उसे भी एज ए हम डिक्री ही कंसिडर करेंगे। ग्रांटिंग ऑफ रिफ्यूजिंग अ ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट, मीन्स जो भी कई बार कॉस्ट होती है लगी होती है, जो इंस्टॉलमेंट होती है, मान लीजिए रेंट का केस था जहाँ फिर सूट फॉर रिकवरी था, तो जितने भी पैसे थे तो उसके बाद जो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अब जो ए जो है, मान लीजिए ए और बी में सूट फॉर रिकवरी का केस चल रहा है, जो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जो बी है, बी के पैसे ए देगा, बी के पैसे ए देगा, बट यहाँ पर ए ने पैसे की इंस्टॉलमेंट, कोर्ट ने इस पर इंस्टॉलमेंट इम्पोज्ड की थी, बट जो ए है यहाँ पर फेल हो जाता है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो उसे भी एज ए डिक्री मानेंगे, जिसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन होती है सेक्शन 92 में, इसे भी हम डिक्री मानेंगे। ऑर्डर होल्डिंग अपील एंड मेंटेनेबल, इसे भी डिक्री मानेंगे। गाइस जैसे आप देख लेना, आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम लगे आप प्लीज़ हमें बता देना। ऑर्डर ऑफ यूजिंग वन ऑफ सेवरल रिलीफ, इसे भी हम डिक्री ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं डिसीजन विच आर नॉट डिक्री, तो डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। तो गाइज अगर आप
मतलब डिसमिस हो जाती है आपकी अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, इसमें भी आपको एज़ ए हम नॉट डिक्री नहीं मानते। मीन्स आपने अपील फाइल करनी थी, तो अब वो आपकी किसी डिफ़ॉल्ट के कारण डिसमिस हो जाती है, तो इसे हम एज़ ए डिक्री नहीं मानते। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू टेक अकाउंट्स, इसे भी हम डिक्री नहीं मानते। ऑर्डर टू रिमांड, ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ को लेकर, रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑफ फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर कोर्ट। गाइज इसे इसे आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगे तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो आई होप आपको आज की वीडियो कैसी लगे, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास अपना कोई टॉपिक है, अगर अपना कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, हम आपका डाउट भी सॉर्ट आउट कर देंगे और आपने जो भी टॉपिक बोला होगा उस पर भी आपके लिए वीडियो बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।